हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, देखिए हमारे 8 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट, किसके? रेवेन्यू इंस्पेक्टर के। और 9वां लेक्चर अब जो है वो कंप्लीट करने वाला हूं। जैसे आपका जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो यूनिट 3 था, है ना, 4 पार्ट में बटा हुआ है आपका कॉमर्स का सिलेबस। 3rd यूनिट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग यूनिट 1 की चर्चा करने वाले हैं, थोड़ी बहुत बेसिक्स, जिसमें इन्फ्लेशन अकाउंट की चर्चा करेंगे। आइए पहले सिलेबस से थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या, वेलकम टू दी कॉमर्स वाला भैया, आपको यहाँ स्वागत है। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो नोट्स है आपको वहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ये लाल वाला बटन भी दबा सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 9 है आज आपका। देखिए, सबसे बड़ा जो बेसिक चीज है, जो आपका इंफॉर्मेशन है जो आपको देना है, वो ये है कि देखिए अकाउंटिंग, ये वाला जो है ना, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में आपका 4 सेक्शन बने हुए हैं। यूनिट 4 हैं, 4 में से ये पहला सेक्शन और पहला सेक्शन के 4 यूनिट बने हुए हैं। तो आज हम अकाउंटिंग का पहला सेक्शन का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सीपीपी अकाउंटिंग और एडवांस लेवल, है ना। तो ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं, एक एक करके, फिर इसकी भी धीरे धीरे चर्चा हम क्लास में करेंगे। तो आज इसकी शुरुआत करते हैं, है ना जी। चलिए शुरू करते हैं जी। इन्फ्लेशन और अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले कुछ चीजों को और समझते हैं और चलते हैं नोट्स पे, क्योंकि आप सबको पता है नोट्स है तो मुमकिन है। ठीक है, अब आइएगा, देखिएगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहता है, देखिए जी क्या देखने बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। कहता है देखिए जी, अभी तक हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ये बात तो पता है कि सर अभी तक अकाउंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पास्ट के बेसिस पर तो हम लोग ट्रांजैक्शंस जैसे जर्नल लेजर रिकॉर्ड करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और उस बेसिस पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, जिसको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बोलते हैं। ये हमारा काम बेसिकली होता था। ठीक है, हाँ जी सर, ये वही कह रहा है कि अभी तक हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे और उस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, दैट इज ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। क्लियर है बात? हाँ जी सर, यहां तक तो बात क्लियर है। ये तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम था, तो इसमें हमको कोई क्या दिक्कत होगा, ये तो बहुत जब पहले से हमको पता है। तो चलिए ठीक है। अब क्या है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था जी? चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज थी या हो डेवलप्ड कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज था, दोनों कंट्रीज में कुछ ऐसी कंट्रीज थी, बहुत सारे में, उसमें क्या था, ये अकाउंटिंग पॉसिबल था। इसके अलावा कुछ और चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से ये अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के साथ साथ एक और अकाउंटिंग की जरूरत थी। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि लेकिन बहुत सी कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि सिर्फ एक अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करे। ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी। और ऐसा इसलिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि वहां इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज्यादा थी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई थी। अब देखो, जितना ज्यादा भाई साहब इन्फ्लेशन रहेगा, पैसे कम रहेंगे तो हम चीजें, हमारी परचेजिंग पावर कम रहेगी और हम चीजों को खरीद नहीं पाएंगे। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइएगा, देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। तो सर परचेजिंग पावर कम हो गई तो क्या हुआ, तो तब कुछ बिजनेस एंटरप्राइज ने सोचा, देखो सारा काम अकाउंटिंग का कौन, बिजनेस एंटरप्राइज करता है, चाहे वो सोल हो, कंपनी हो, ट्रेडिंग हो, मतलब फर्म हो, तो सबको बनाता है। तो क्या बोला, तो बोला तब कुछ बिजनेस एंटरप्राइज ने सोचा कि अगर परचेजिंग पावर में इतने चेंजेस हो रही है तो प्राइसिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सर परचेजिंग पावर में इतना चेंजेस हो रहा है, प्राइसिंग कंटिन्यूअसली इतना इंक्रीज हो रहा है, तो सिर्फ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा। तो भाई साहब सिर्फ एक ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम बना दें, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, उससे काम मेरा नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन चेंजेस को लेकर एक तरह की अकाउंटिंग करनी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो प्राइस के चेंजेस की वजह से एक अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट है, उसकी वजह से अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि किसी भी कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे या होता कैसे है। ठीक है, आइएगा जी समझते हैं। देखिएगा क्या बोला, कोई भी कंट्रीज बनाती है जी बजट। ये तो हर कंट्रीज में बजट बनता है। क्यों बजट बनता है भाई? इससे हमारी प्लानिंग फिक्स होती है आगे की, कि भाई कितना रेवेन्यू कहां से आने वाला है और किस फील्ड में हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो वही कह रहा है कोई भी कंट्रीज बनाती है जी क्या,
बजट, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो बजट में ये डिसाइड होता है कि हमारी रेवेन्यू कहां से आने वाली है और हम एक्सपेंडिचर कहां कहां करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। नाउ वी हैव टू सिचुएशन। अब अभी हमारे पास दो सिचुएशन आता है बजट के बाद। क्या सर? दो तरीके का सिचुएशन होगा। एक तो होगी गवर्नमेंट की रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो ये सिचुएशन अराइज कहां होती है सर? ये सिचुएशन बेसिकली होती है डेवलप कंट्रीज में। वहां पे इतने लोग डेवलप होते हैं कि सोशल के काम के लिए या फिर पब्लिक बेनिफिट्स के लिए एक्सपेंडिचर उनके कम होते हैं, उनकी रेवेन्यू ज्यादा होती है। दूसरा एक सिचुएशन अराइज होगा क्या कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होगी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां ये क्या मतलब कौन सी सिचुएशन ये किस कंट्री में होगी? तो सर ये कंट्री होगी डेवलपिंग कंट्री में। कहां पे होगी? डेवलपिंग में। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या सर? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और सर रेवेन्यू कम है। उसी तरीके से सर बात करें अगर हम डेवलप कंट्रीज में तो सर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो अब हमें पता है क्या क्या पता है जी कि अब एक बात बताइए, चूंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है तो गवर्नमेंट करती है क्या? एक्सपेंडिचर। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो किसके लिए करती है? पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए। यानी कि पब्लिक का ऐसा हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ही ज्यादा पब्लिक का इनकम बढ़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए तो काम करती है। पब्लिक सर्विसेज में हो गए, सारे जगह पे हो गए, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, पब्लिक का इनकम तो बढ़ ही रहा है। हाँ जी सर ठीक है। कैसे इनकम बढ़ रहा है ये बताओ सर? देखिए पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जैसे अगर मान लेते हैं रोड बना रही है तो रोड बना रही है तो रोड में मजदूर काम करेंगे, लोग भी काम करेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी ना। हाँ जी सर। पब्लिक बेनिफिट्स के लिए और क्या? और हॉस्पिटल्स बना रही है तो हॉस्पिटल में वर्कर काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी ना। हाँ जी सर। तो ये हम कह सकते हैं कि सर गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उससे पब्लिक की इनकम बढ़ेगी। और जब पब्लिक की इनकम बढ़ेगी तो भाई साहब परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हैं पैसे आ रहे होंगे तो हम सामान खरीदेंगे। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ जाता है? डिमांड। और डिमांड के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और प्राइस बहुत ज्यादा अगर इंक्रीज हो गया तो भाई साहब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। और जब ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, ठीक है, जब ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो क्या? तो फिर चेंजेस होने लगते हैं। नहीं तो उसी चेंजेस को ठीक करने के लिए, ठीक है, हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बनाते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग तो बनाते ही हैं, इन्फ्लेशन भी अकाउंटिंग भी हम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? सो इसीलिए हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं जिससे इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ये अकाउंटिंग उसी कंट्रीज में होंगी जहां इन्फ्लेशन हाई हो। हाँ ये बात तो सही है सर। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहां होगी? तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वहां होगी जहां हाइपर इन्फ्लेशन हो या हाई इन्फ्लेशन हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहां बनाई जाएगी सर? डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज कहीं भी हो सकती है जहां इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब चलते हैं कहां? बुक में और समझते हैं क्या होती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्लियर है बात? आइए जी देखिएगा कह रहा है, क्या कह रहा है जी, देखिएगा ध्यान से। कह रहा था बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ वे दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन और द बिजनेस टू इट्स वेरियस यूजर नेमली इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो बोल रहा है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का कि सर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है और हमें ट्रू और फेयर व्यू देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है सर? अलग अलग लोगों को। किसके लिए? क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, ट्रेड यूनियन को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को। ये दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है किसकी? कंपनी की। क्लियर है? ये बात कह रहा है these financial statement are prepared based on the certain accounting concepts and convention। बिल्कुल सही कंसेप्ट और कन्वेंशन के बेस पर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। सो द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज अ बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। कि जहां मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जहां मनी दिख रहा है जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करिए, ये कहता है। सो द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द ओनली ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड in terms of money can be recovered in the books of account. It also assumes that the monetary unit used for recording and transaction is stable in nature। तो ये जो अकाउंटिंग बनती है वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बनती है, जो कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा रहा है तभी उसको दिखाना, नहीं तो नहीं दिखाना।
कह रहा है हाईवर दिस इज नॉट ट्रू इन द प्रैक्टिस एज मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ये सही नहीं हो रहा है। क्यों? कह रहा है डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, कह रहा है हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन ऑफ हाई मैग्नीट्यूड इन द रिसेंट टाइम्स। बड़ा इन दिनों वो क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाई इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो उनकी एक्सपीरियंस हो रही है कि भाई सब कंट्रीज में हाई इन्फ्लेशन है। तो कह रहा है इन्फ्लेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द कंटिन्यूअस राइजेस इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं चीजों की, ठीक है। हाँ जी सर। अब कह रहा है इट ब्रिंग्स डाउनवर्ड चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ मॉनेटरी यूनिट। तो अब ये जो प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारा परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, डाउनवर्ड चेंज जा रहे हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड में चला जा रहा है। और thus इस प्रकार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विदाउट कंसीडरिंग द चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ द मॉनेटरी यूनिट लूज देयर सिग्निफिकेंस। और इस प्रकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाया जाए बिना इसको कंसीडर किए कि भाई जो चेंजेस हो रहा है परचेजिंग पावर में मॉनेटरी यूनिट में, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपनी सिग्निफिकेंस, अपना अस्तित्व खो देगी। सो देयर इज अ डिमांड दैट द बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रिपेयर इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसीलिए इन्फ्लेशन की वजह से क्या कि डिमांड है इस चीज की कि सर बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करें, इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करे। सो द डिफरेंट वेज थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन बी एडजस्टेड फॉर द चेंजिंग प्राइसेस इज स्टडीड अंडर द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब ये जो अलग अलग तरीके हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडजस्ट किया जा रहा है प्राइस के चेंजेस की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से और उसकी स्टडी की जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए कह रहा है गिवन इन द प्राइस चेंजेस कैन आल्सो डाउनवर्ड इट इज मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। तो इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस भी कह सकते हैं। आइए जी देखते हैं मीनिंग क्या बोल रहा है। कह रहा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग अ रेंज ऑफ अकाउंटिंग मॉडल्स डिजाइनिंग टू करेक्ट प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। ध्यान दीजिएगा किसकी वजह से आ रहा है अकाउंटिंग में, हाई इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से क्या आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। कह रहा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में बी डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द फाइनेंशियल performance of the business enterprises on the basis of current price की वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस में जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में चेंजेस आ रहा है इसी को क्या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। कह रहा है स्पेशली अकाउंटिंग टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रिक्वायर स्टेटमेंट टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस इंडेक्स। तो बोल रहा है भाई साहब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर एडजस्ट करने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए रादर देन रिलाई ऑन सोलली ऑन ए कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिस। बोल रहा है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पर सोलली मतलब नहीं बनाना चाहिए, इसको प्राइस इंडेक्स के बेस पर भी बनाना चाहिए। कह रहा है कंपनीज operating in the countries experiencing hyperinflation may be required to update their statement periodically in order to make them relevant current economic and financial condition। तो current economic और financial conditions को देखते हुए क्या कर रही है कंट्रीज, पीरियडिकली आप हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को बना रही है, प्रेफर कर रही है। आइए अब देखते हैं क्या नीड था। कह रहा है इन्फ्लेशन especially when it is the prolonged and high reduce considerably the meaningfulness and use of the corporate accounts because the various amount in current rupee value may not signify proportionate real amounts। ठीक है, सो कह रहा है as a real worth of the rupees varies in different years, moreover arithmetical operation involving different amount in rupees having different real worth become the quite misleading। क्लियर बात? सो देखिएगा कह रहा है दिस इज अटेम्प्टेड थ्रू द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग द फॉलोइंग रीजंस यूजुअली बीइंग एडवांस्ड इन इट्स फेवर। तो क्या क्या रीजन थे? तो कह रहा है इट हेल्प्स टू करेक्ट द यूजुअली डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड कंडीशन ऑफ ए कंपनी प्रेजेंटेड बाय द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट। बोला भाई जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम था और आप फेस कर रहे हो हाइपर इन्फ्लेशन इसकी वजह से या हाई इन्फ्लेशन इसकी वजह से भी आपको क्या करना है, अकाउंटिंग बना था, इसके लिए इसकी जरूरत पड़ गई। कह रहा है इट फैसिलिटेट्स द इंटर कंपनी कंपैरिजन, इन्फ्लेशन हिट्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिग्रीज। तो इन्फ्लेशन हिट कर रहा था इसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ गई। कह रहा है इट आल्सो फैसिलिटेट्स इंटरप्रेट कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है किसका, परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म का। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द इनकम इज पॉसिबल ओनली इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बोल रहा है सिर्फ
करेक्ट मेजरमेंट अगर आपको करना है तो वो मेजरमेंट आपका हो सकता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की वजह से। क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा है सम नॉमिनल वैल्यू इन द अकाउंट्स फॉर्म बेसिस गवर्नमेंट सेक्शन taxation based on profit MRTP Act measures the based on nominal value acting as a proxy relevant variables determination of control price on the basis of nominal profit। तो ये देखिए, ठीक है। अब क्या सर ये देखिएगा जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूं, ऐसे आप इसको अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अप्रोचेज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज, चलिए एक आध में पढ़ दे रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। द एसेट आर शोन एट रियल वैल्यूज यूनिफॉर्मली इंस्टेड एट द डिस्टॉर्टेड वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज। देखिएगा चूंकि हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो करंट वैल्यूज पे होगी, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यूज पे। तो एक बेनिफिट ये भी है, देखिए बाय शोइंग द करंट वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स इट enables the establishment of the realistic price of the company। से देखिए ये रियलिस्टिक प्राइस पे भी काम करता है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने आपको जो बताया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं जो मेन इसका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिससे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं, वो क्या है, मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। आइए इसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। कह रहा देयर आर 4 मेथड्स दैट आर यूज्ड इन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग व्हिच आर जनरली गिवन बिलो। देखिएगा जी 4 तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की चर्चा कर रहे हैं, 4 मेथड्स हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे एक बताइए सर ये किसके लिए किया जा रहा है? सर इन्फ्लेशन की वजह से किया जा रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में किस किस मेथड से क्या बातें कही जा रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड है करंट परचेजिंग पावर मेथड। करंट परचेजिंग पावर की वजह से मेथड बना है। आप देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज एन अकाउंटिंग टेक्निक अंडर विच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन हिस्टोरिकल फिगर्स। किस बेसिस पर बोल रहा है? एक अकाउंटिंग टेक्निक है जिसके बेस पर कंपनीज क्या रिक्वायर्ड करती है कि रिकॉर्ड करे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे, किस बेसिस पर? हिस्टोरिकल बेसिस पर। कह रहा हाउएवर सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द company that is adjusted with the current purchasing power of the currency and end of the accounting period। तो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहा गया यहाँ पे? सर जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बेस पर बनेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको ही सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। बोला भैया नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रेडिशनल सिस्टम में तुम क्या करो, अपना हिस्टोरिकल फिगर पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम करंट परचेजिंग पावर टेक्निक लगाओगे यानी कि सप्लीमेंट्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे तुमको कंपनी का एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा? करंट परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी का करना पड़ेगा, और वो भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ठीक है। कह रहा जनरल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द वेरियस फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखिएगा कि सीपीपी में जीपीआई यूज किया जाता है, जनरल प्राइस पूछ देगा कि सीपीपी में क्या यूज किया जाता है, तो जनरल प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है। सर जनरल प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं? तो 2 चीज को बेसिकली हम लोग को यूज किया जाता है हमारे कंट्री में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइटिंग मेरी थोड़ी देख लेना, प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये दोनों, और इन दोनों को मिला के ही जीपीआई का यूज बनता है जी, जनरल प्राइस इंडेक्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गिवन ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडर दिस मेथड whereas rise और fall in the item prices are ignored। तो बोल रहा है परचेजिंग पावर मनी का क्या कर रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस मेथड में, क्योंकि यहाँ चाहे वो प्राइसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो या घट रहा है, उसको क्या यहाँ इग्नोर कर दिया गया है। कह रहा है हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ द स्टेटमेंट आर मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर एडजस्टिंग देम इन अकॉर्डिंग टू द करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर के बेस पर कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से इसको निकाला जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 चीज याद रखना है, क्या क्या सर? एक तो सीपीवी है, किस बेस पर बनाया जाता है? जीपीआई पर। और इसमें क्या देखा जाता है सर? इसमें 2 चीज कि सर एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनेगा ही, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। यही 3 चीज याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है। चलिए दूसरा है करंट वैल्यू अकाउंटिंग। ये क्या बोल रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है करंट वैल्यू अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अंडर which all assets and liabilities are shown at their current value in the balance sheet। तो करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड क्या बोला भाई साहब, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में सारे एसेट लायबिलिटी जो शो करे जाएंगे वो उसके करंट वैल्यू पे शो करे जाएंगे, ना कि आपके पास्ट के वैल्यू पे।
क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज डिटरमाइंड एंड द डिफरेंस अमंग बोथ दीज values is termed as a profit or loss case may be. However, under this accounting it is quite difficult to determine the relevant price index for the each. सर यहाँ पे डिटरमाइन करने में relevant price index सर थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नहीं। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है नेट एसेट वैल्यू जो होगा शुरू में आपका और जो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड होगा उसका डिफरेंस को टर्म करेंगे और उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर देंगे। तो करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक क्या करता है सर ये एसेट और वैल्यू को करंट वैल्यू के बेस पर दिखाता है, इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। हाँ जी सर। और यहाँ भी बैलेंस शीट बनाई जाती है ट्रेडिंग पीएल। तीसरा मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए गिवन बाय सैंडिलैंड कमेटी, इसको एक कमेटी ने किया था, फ्रांसिस सैंडिलैंड ने, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सैंडिलैंड कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा अंडर करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक द एसेट आर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट देयर करंट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग देम इन हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल वैल्यू। तो ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में एसेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहां किया जाता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट को बनाया जाता है, लेकिन किस बेसिस पर, करंट वैल्यू पर, करंट कॉस्ट पर, और ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ये तो इजी है। कह रहा है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन एक्चुअल कॉस्ट। तो सर कॉस्ट का असर्टेनमेंट किस बेसिस पर करेंगे हम प्रॉफिट का, जिस दिन सेल हुआ है उस दिन, ना कि एक्चुअल कॉस्ट जो मेरा लगा है उस दिन बेसिस पर। कह रहा है डेप्रिसिएशन इज आल्सो चार्ज ऑन द करंट वैल्यू व्हिच प्रिवेंट एनी ओवरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच कीप्स कैपिटल इंटैक्ट। तो बोल रहा है डेप्रिसिएशन भी यहां हम लगाएंगे क्योंकि वो क्या करेगा, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को रोकेगा। क्लियर है? कह रहा है इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एज इट गिव्स मोर रियलिस्टिक व्यू अबाउट द बिजनेस बाय एफिशिएंटली कंसीडर ऑल चेंजेस प्राइस लेवल। तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम है किसका, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, क्योंकि मोर रियलिस्टिक व्यू देता है। किसके द्वारा दिया गया, सैंडिलैंड कमेटी के द्वारा। और लास्ट जो होगा जी वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कह रहा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग इज वन in which all asset and liabilities are recorded at their replacement cost। तो बोल रहा भाई साहब सारा एसेट और लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड किस बेसिस पर करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर, कि जो हम रिप्लेस करके लेके आए उसका जो कॉस्ट लगेगा उस पे। कह रहा है इन द बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। कह रहा है इन द इट इज कंसीडर्ड एज एन इंप्रूवमेंट ओवर द करंट परचेजिंग पावर मेथड as it consider the individual price index relevant to a specific asset to the क्या बिजनेस। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्राइस इंडेक्स यूज होता है इसको बोलते हैं इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स या स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको यहाँ यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट में किस बेसिस वैल्यू पे एसेट करके जाता है, सर यहाँ भी बैलेंस शीट बनता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू पर, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स या इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स पर इसको निकाला जाता है। कह रहा है इंडेक्स that are directly related to the particular asset of the company is used to converting them instead of a general प्राइस इंडेक्स। बोल रहा है देखिए जनरल प्राइस इंडेक्स को कन्वर्ट ना करने के अलावा किस पे, स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स पे ये काम करता है। कह रहा है however this accounting techniques involves several difficulties as many relevant price index need to be determined and used during the conversion of the financial statement। तो ये कन्वर्जन किसमें करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स लगाना पड़ता है। क्लियर बात? 4 तरह के मेथड, बस यही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इसमें कुछ नहीं है, बेसिक चीज है, आइए थोड़ा सा पढ़ के फटाफट इसको निपटा देते हैं। क्वेश्चंस पता नहीं, अभी तक तो इससे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है, लेकिन अब हो सकता है आ जाए, तो इसके लिए देखते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, अब मुझे एक बात बताइए, जब बिजनेस आप करते हैं, ठीक है, तो जो भी बिजनेस आप कर रहे होते हैं क्या उससे इन्वायरमेंट इंपैक्ट हो रहा होता है? सवाल आपके पास है, जवाब भी क्या होगा, हाँ सर, इंपैक्ट हो रहा होता है। तो जब इन्वायरमेंट इंपैक्ट हो रहा होता है, आसपास की चीजें हमारे इंपैक्ट हो रही थी, तो क्या हमें उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट का भी अपना एक कॉस्ट होता है सर। तो जब उसका भी एक कॉस्ट है, जब वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो भाई उसकी अकाउंटिंग हम क्यों नहीं करेंगे? तो इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, न्यू है थोड़ा सा, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए, कह रहा द टर्म इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट्स ऑल मैनिफेस्ट फॉर्म। बोल रहा है आपका इन्वायरमेंट का क्या मतलब, वो सारा कुछ जो आपके आसपास में है, वो जो आपके मैनिफेस्ट में है। ऑन द अर्थ, बोल रहा है जमीन पे, जमीन के नीचे, बेनेथ द अर्थ, अबव द अर्थ, उसके ऊपर,
all over the world there has been much concern regarding management of environment for ensuring sustainable economic development। बोल रहा है जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन पे, हर जगह अर्थ में, या फिर पूरे बोल सकते हैं वर्ल्ड में आपका कंसर्न है मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करें ताकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। कह रहा है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। बोला सर भाई साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट जनरेशन के नीड को मीट कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, उसको बिना इसको कंप्रोमाइज किए कि भाई फ्यूचर जनरेशन में कुछ उनके नीड को क्या बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बिना सोचे, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर का जनरेशन का नीड भी बरकरार रह जाए। कह रहा है it refers to the preserving ecosystem as well as the maintaining long term profitability of the firm। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है in order to be a good corporate citizen firm have to adopt policies, take action, become the environment friendly। तो भाई साहब आपको एक गुड सिटीजन होने के नाते आपको पॉलिसीज और एक्शन लेना चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए। द कंपनीज मस्ट डेवलप स्ट्रेटजीज विच ट्रांसलेट एक्शन इनटू बेनिफिट। तो बोल रहा है कंपनीज को एक ऐसे स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे क्या कर सके, इंप्रूव कर सके अपने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को और मीट कर सके एनवायरमेंट डिमांड्स को, प्लेस कर सके गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर को। क्लियर बात? हाँ जी सर। कह रहा था बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एवरी एंटरप्राइज affected by nation natural resources water air minerals forest और termed as environment और common बैलेंस। तो भाई सब सही बात है, बिजनेस एक्टिविटीज इन सारी चीजों से इफेक्ट तो करता है, कोई भी करता है यार, वाटर कहाँ नहीं जरूरत है, एयर कहाँ नहीं जरूरत है, मिनरल्स कहाँ नहीं जरूरत है, हर जगह। तो क्या कह रहा है, सिमिलरली द फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज आल्सो अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। तो जो फंक्शनिंग है एंटरप्राइज का वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, 100% बात पे एग्री करते हैं। Hence, it is necessary to maintain the proper accounting records displaying the impact of a business enterprise on an environmental and vice versa। तो क्या वाइस वर्सा, तो क्या बोला कि एक नेसेसरी है मेंटेन करना, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना, डिस्प्ले करना किसी एक बिजनेस एंटरप्राइज का कि कितना वो एनवायरनमेंट को इंपैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कह रहा है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग फेथफुली परफॉर्म दिस फंक्शन। अब इसीलिए इस चीज को करने के लिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग परफॉर्म करता है faithfully। It is a new concept and gaining continuous popularity because of greater environmental awareness। तो ये क्या है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और ये इसको इसलिए अभी इंक्लूड किया गया है, पॉपुलैरिटी मिल रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है। क्लियर बात? हाँ जी सर। तो क्या कह रहा है, it is a method of recording environmental events, it includes the evaluation of natural resources, measuring the income, therefore they are keeping a record of cost relating to them, estimating their quantities and providing depreciation on them। तो बोल रहा है क्या, ये इसीलिए इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि उनसे जो इनकम मिल रहा है उनको उसके कॉस्ट, उसकी एक अलग कॉस्ट हो रही है, ठीक है, उसके क्वांटिटीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है और डेप्रिसिएशन भी उस पर लगाया जा रहा है। तो सारी चीजें आपका एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है, तो इसीलिए इसकी अकाउंटिंग करी जानी चाहिए। कह रहा है इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट एनवायरनमेंट कॉस्ट effectively presenting and disclosing environmental information in a suitable form। क्लियर बात? हाँ जी। अब देखिएगा बेसिकली इसको पढ़ना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के फॉर्म्स हैं, बस इसका नाम याद रख लीजिएगा बेसिकली और कुछ नहीं याद रखना है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कह दिस इज एन अकाउंटिंग विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो किस पे है सर, मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो इंफॉर्मेशन पे और एनवायरमेंटल के कॉस्ट इंफॉर्मेशन पे। इसको क्या बोलते हैं, EMA, इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके कुछ सब सिस्टम है, सब सिस्टम में क्या आता है, सेगमेंट एनवायरमेंट अकाउंटिंग, इको बैलेंस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये तीन चीजें आती है, इसको ध्यान से देखिएगा, बेसिकली चीजें इसको। अच्छा चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज आपको पढ़ाई देता हूं। कह रहा है दिस इज एन इंटरनल एनवायरमेंट अकाउंटिंग टूल टू सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फ्रॉम अमंग ऑल प्रोसेस ऑपरेशन एंड टू इवैल्यूएट द एनवायरमेंट इफेक्ट ऑफ सर्टेन पीरियड। तो क्या है, एक इंटरनल एनवायरमेंट अकाउंटिंग टूल है जहां इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी प्रोजेक्ट रिलेटेड एनवायरमेंट कंजर्वेशन को वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है और इवैल्यूएट करता है एनवायरमेंट इफेक्ट को। क्लियर बात? अब इको बैलेंस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, कह रहा है इंटरनल एनवायरमेंट अकाउंटिंग टूल है, सपोर्ट PDCA को करता है, सिस्टमल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज को, और कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज कॉर्पोरेट को के लिए होता है, कॉर्पोरेट के कंजर्वेशन के लिए होता है।
अब दूसरा है एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद अ पर्टिकुलर फोकस रिपोर्टिंग एनवायरमेंटल लायबिलिटी कॉस्ट एंड द अदर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट पे ध्यान देता है ये। तीसरा है एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग NFE, यानी कह रहा है नेशनल लेवल अकाउंटिंग विद अ पर्टिकुलर फोकस नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक फ्लोज, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड एक्सटर्नली कॉस्ट, ये सारा पे ज्यादा ध्यान देता है। अब ये देखिए क्या है, नीड ऑफ दी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एट कॉर्पोरेट लेवल। क्यों, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, क्लीनिंग अप पॉल्यूशन के लिए जरूरत है, इंफॉर्मेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, ऑपरेशन, प्रमोशन, कंट्रोल ओवर एफिशिएंसी गेन्स, है ना, कंट्रोल ओवर कॉस्ट इंक्रीज, इस सब के लिए ये देखना जरूर पड़ेगा। क्या कह रहा है भाई, स्कोप क्या क्या है इसका, तो सर इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसका चेक करने के लिए, ठीक है। हाँ जी सर, अब इन्हीं दो पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपका क्या अकाउंटिंग एनवायरनमेंट जरूरी है। अब देखिए गेजेट नोटिफिकेशन, बोला अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में, ये आपको बताया गया। तो गेजेट नोटिफिकेशन हुआ था एनवायरमेंटल ऑडिट का, इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने 1992 में। अमेंडेड ये कब हुआ था, ठीक है, 22/4/93 को अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज made it mandatory for all the industrial unit to submit an environmental statement to the concerned state pollution control board while seeking consent to the operate under the relevant environment norms। तो ये देखिएगा जी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि भाई इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करना है। दूसरा क्या है, प्रोविजंस इन इंडियन अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट, प्रोविजन भी है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स ये भी है। तो ये लीजिए जी, आपका हो गया जी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग खत्म। मेनली इसमें आपको ये याद रखना है कि सर इसके जो टाइप्स है ना ये, और इसके ये देखिए ये जो टाइप्स है ना, बस ये इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके कुछ कुछ आपको स्कोप से, और ये डेट याद रखना है आपको गैजेट नोटिफिकेशन का। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।